बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसीफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो सॉलिड पार्ट का पहला जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है। ये जो सॉलिड पोर्शन है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है उसका सेकंड हाफ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर पहला पार्ट जो है वो सॉलिड पहला लेक्चर जो है सॉलिड के बारे में वो हमने आज देखना है। तो वैसे हमें पता है कि जो सॉलिड है उसके अंदर हम जो है वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन बेसिक जो हम डिस्कस करते हैं जो कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस करते आ रहे हैं वो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड, फिर आती है हमारे पास लिक्विड और लास्ट में गैस। और अगर हम इस फर्स्ट ईयर की बात करें चैप्टर 3 के लास्ट में हमने डिस्कस किया है 4 स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा को भी हमने डिस्कस किया। लेकिन बेसिक अगर हम मैटर की बात करेंगे तो हमारे पास 3 ही होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम बताएं कि सबसे ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द जो है वो सबसे कौन सा ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है तो चैप्टर 3 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट सॉलिड ही होता है। ठीक है जी। तो सॉलिड जो है मोस्ट अबंडेंट अराउंड अस जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। तो उसके बारे में हमने देखना है। तो उसके अंदर डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखनी है, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी सॉलिड की टाइप्स हो सकती है, और फिर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि अक्सर प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर आते हैं। तो वो भी हमने देखने हैं कि इस पार्ट से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगले लेक्चर्स के अंदर हर एक के अंदर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि वो भी आप साथ साथ तैयार करते जाएं। तो सबसे पहले है जी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए मैंने डायग्राम जो है वो बनाकर दिखा दी है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये क्लोज पैकिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ी सी स्पेसेस बढ़ गई है और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग होती है और क्लोज पैकिंग की रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। जब मॉलिक्यूलर फोर्सेज आपस में जो मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की जो फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो एक दूसरे के करीब होंगे, और जब करीब होंगे तो हार्ड भी होंगे, रिजिड भी होंगे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएगी जो कि हमने डिस्कस करनी है। तो ये है इसका पैटर्न जो कि सॉलिड के अंदर अक्सर देखा जाता है। तो उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन करनी है कि सॉलिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। हार्ड होंगे, ठीक है जी। हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त होता है, जिसको हम ब्रेक ना कर सके। सॉफ्ट जो होता है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद रिजिड। रिजिड क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है जैसे अब यहाँ पर बुक की मिसाल दी थी कि ये एक सॉलिड है, ये रिजिड कैसे है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पर जो है ना 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर मैं इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, ठीक है जी। फोर्स लगाने पर अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का जो फासला है वो चेंज नहीं होता, ठीक है जी। दोनों साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, पहले अगर 2 मीटर है अब भी 2 मीटर ही है, तो ये क्या होगा, ये रिजिड होगा। रिजिड प्रॉपर्टी कहलाती है कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो चेंज नहीं होता अगर हम फोर्स लगाते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, एक उस साइड से फोर्स लगाएं और एक इस तरफ से फोर्स लगाएं, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं और ये ओ और इस ई के दरमियान का जो फासला है वो चेंज ना हो, ठीक है जी। जितनी भी फोर्स हम लगा लें इसको कंप्रेस करने की या इसको खोलने की, लेकिन इनके दरमियान जो ओ और ई के दरमियान जो फासला है वो चेंज ना हो, तो इसे हम रिजिड कहते हैं, ठीक है जी। तो रिजिड हो जाएगा। हार्ड मतलब जिसको ब्रेक ना किया जा सके, रिजिड मतलब पार्टिकल्स के दरमियान फासला जो है फोर्स से चेंज ना किया जा सके। फिर उसके बाद उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो सॉलिड है, अब जैसे ये वाली चीज है, ठीक है जी, अब ये क्या है, सॉलिड है। अगर मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं कि लेट्स से मैं इसका वॉल्यूम बता देता हूं कि इसका वॉल्यूम जो है ना 20 ml है, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml। वैसे लिक्विड का हम बताते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम मैं कह देता हूं कि 20 ml है, और इसकी एक खास शेप भी मौजूद है। अगर मैं क्या करता हूं कि इसको एयर में छोड़ देता हूं या कहीं और टेबल पर रख देता हूं, चेयर पे रख देता हूं या किसी बर्तन के अंदर भी डाल देता हूं, तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं।
तो इसकी शेप भी चेंज नहीं होती, मतलब डेफिनेट शेप होगी, और इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। अगर इसका 20 ml वॉल्यूम है यहां पर, तो जैसे ही हम किसी बर्तन जग गिलास के अंदर भी डालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 20 ml ही रहेगा। तो ना तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ना ही इसकी शेप चेंज होगी। ठीक है जी। तो हार्ड हो गए, रिजिड होंगे, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगी, और साथ में डोंट फ्लो लाइक लिक्विड। मैंने अभी आपको कहा था कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से ये आजादाना घूम नहीं सकते, तो लिक्विड की तरह ये फ्लो भी नहीं करते। तो ये 5 प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मौजूद होगी, वो क्या कहलाएगी, सॉलिड कहलाएगी। ठीक है जी। तो जैसे अब केमिस्ट्री बुक की मिसाल लेते हैं, तो ये हार्ड है, ठीक है जी, इसको ब्रेक आसानी से नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये रिजिड है, मतलब इसके पार्टिकल्स के दरमियान फासला फोर्स की वजह से हम कम नहीं कर सकते। इसका डेफिनेट कोई वॉल्यूम है, और इसकी शेप भी क्या है, डेफिनेट है, जो कि चेंज नहीं हो सकती अगर हम क्या करेंगे, एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर इसको डालते हैं। पांचवी लास्ट जो चीज है वो क्या है कि ये लिक्विड की तरह फ्लो भी नहीं कर सकती। अगर ये टेबल पर पड़ी है तो ऐसा नहीं होगा कि है ना थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अगर वो पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, और वो लिक्विड की तरह जो है फ्लो करके नीचे नहीं बह सकती। ठीक है जी। तो तमाम कैरेक्टर्स ये ओबे कर रही है, तो मतलब ये क्या होगी, सॉलिड जो है वो चीज होगी। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, तो जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है जी। फिर उसकी 1-2 एग्जांपल, और फिर आगे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है जी, क्लोजली पैक, जो कि डायग्राम जो है इससे ही आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तो क्लोजली पैक है क्योंकि पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा करीब मिले हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा करीब मिले होंगे तो वो किस वजह से मिले हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं। फिर उसके बाद अब हमारे पास 3 टाइप्स की मोशंस होती हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि पार्टिकल्स की स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत करना, ठीक है जी, कि एक ही लाइन के अंदर जो हरकत करना होता है वो क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। और रोटेटरी क्या होती है, अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना। ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी थोड़ा सा ज्यादा जो है ना टाइप ऑफ मोशन है कि इसके अंदर ज्यादा मोशन हो रही होती है। वाइब्रेटरी में क्या होता है कि पार्टिकल अपनी ही जगह पर खड़े हुए हल्का हल्का क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इर्तिआश पैदा करते हैं। तो यहां पर जो सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, क्लोज पैकिंग है, तो ये जो ज्यादा टाइप ऑफ मोशन है ये नहीं होगी, बल्कि जस्ट वो अपनी जगह पर खड़े हुए थोड़ा सा क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। तो वाइब्रेशनल मोशन ओनली यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है जी स्पेसिफिक ज्योमेट्री। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती, हर एक की अपनी अपनी ज्योमेट्री होती है। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि NaCl जो है उसकी क्यूबिक जो ज्योमेट्री है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, ठीक है जी। डायमंड की एक खास होती है, आयोडीन की। अब ये सारे जो है वो सॉलिड हैं और हर एक की अलग अलग ज्योमेट्री मौजूद होती है, ठीक है जी। तो ये 4 इसकी क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी टाइप्स को देखना है कि जो सॉलिड है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है। तो 2 हमारे पास टाइप्स है, एक क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा क्या है अमॉर्फस सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हमने इसकी डिफरेंस को तैयार करना है, जो कि अक्सर बोर्ड्स के अंदर आता है। तो डिफरेंस के तौर पर ही मैंने आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले आपने उसकी शेप को बताना है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डेफिनेट शेप होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री क्या होगा, स्पेसिफिक। लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा, इररेगुलर कोई भी शेप मौजूद होगी। अगर हम बाहर से देख रहे हैं ना तो हमें नहीं पता चलेगा। अब जैसे इसकी एग्जांपल से आपको पता चलेगा, जैसे शुगर, डायमंड, साल्ट यानी NaCl जो है ये क्या है, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है जी। तो साल्ट के लिए भी अलग से एक पॉइंट बना लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो है इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे, शुगर, डायमंड, साल्ट यानी NaCl। और इसमें अमॉर्फस में क्या आ जाता है जी, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, कॉटन कैंडी। ये 4-5 जो है इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब अगर हम बाहर से देखें, रबड़, ग्लास और डायमंड, शुगर एक जैसे ही लगते हैं, मतलब सबके अंदर ऐसे रेगुलरिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे रबड़ से हम क्या बनाते हैं, जूते वगैरह जो है रबड़ के होते हैं, तो उसमें रेगुलरिटी नजर आती है। लेकिन हम जो रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं वो अंदर के मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स की रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स जिससे वो सॉलिड मिलकर बना है उसकी रेगुलरिटी है या नहीं है। बाहर से हम रेगुलरिटी नहीं करें, हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स अंदर जो है जिसकी वजह से
वो सॉलिड बना है उसके अंदर रेगुलरिटी मौजूद है या नहीं है। तो यहां पर पार्टिकल्स के अंदर रेगुलरिटी नहीं होती और यहां पर पार्टिकल्स के अंदर रेगुलरिटी होती है। ठीक है जी, जैसे मैंने NaCl का कहा था, अभी आपको जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये जो NaCl है इसके अंदर क्या होती है, एक खास रेगुलरिटी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो पार्टिकल्स जो है खास खास जगहों पर मौजूद होंगे। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं यहां पर बना के भी दिखा सकता हूं कि यहां पर जो है NaCl का लेट्स से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो यहां पर ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है बस यहीं तक रेगुलरिटी है, आगे जितने भी हमारे पास क्या होंगे यूनिट सेल मिले होंगे तो सारों के अंदर क्या होगी, रेगुलरिटी ऐसे ही पाई जाएगी। ठीक है जी, तो आगे रेगुलरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस बेस पर हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को अलग करते हैं, और वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इसके क्या होते हैं, शार्प और डेफिनेट होता है टेम्परेचर इसके अंदर, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कोई भी डेफिनेट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के तौर पर एक्ट नहीं करता। इसके अंदर एक खास टेम्परेचर होता है, उसी पर मेल्ट होना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर आता है जिसमें क्या होता है, चीजें मेल्ट होती है। जैसे यहां पर देखें, अब यहां पर क्या हुआ है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था और उसको हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर यानी हीट दे रहे थे, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा था, एक खास टेम्परेचर आया, उस पर क्या हुआ कि वो पूरा जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। अब यहां पर जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आया तो उसका अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जितनी भी हम हीट दे रहे होंगे सारी की सारी वो चेंज हो रही है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, फेज चेंज करने के लिए। मतलब यहां पर मेल्टिंग पॉइंट से पहले फेज चेंज नहीं होगा और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा फेज सॉलिड से लिक्विड के अंदर। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हल्का हल्का जो है फेज चेंज आता जा रहा है और लास्ट में जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो यहां पर कोई खास टेम्परेचर नहीं है जहां पर फेज चेंज आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, एक खास टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, और सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर एक खास टेम्परेचर है इसलिए डेफिनेट टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट का, लेकिन यहां पर खास टेम्परेचर नहीं है, रेंज ऑफ टेम्परेचर आ रहा है जहां पर फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो है एक खास टेम्परेचर, वहां पर खास टेम्परेचर नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है जी क्लीवेज जो है प्लेन्स, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो जब हम इनको क्लीव करते हैं तो डेफिनेट प्लेन्स पर ये क्लीव होते हैं। ठीक है जी, जैसे अब हमने यहां पर इसको क्या किया है, क्लीव किया है, तो ये खास अरेंजमेंट होने की वजह से ये खास डेफिनेट प्लेन्स पर क्लीव होंगे, मतलब कटेंगे, और कटने के बाद जो है ये क्या देंगे, स्मूथ सरफेस जो है वो देंगे, जैसे कि यहां पर स्मूथ सरफेस दिखा दी है। लेकिन ये जो है इसके अंदर कोई खास अरेंजमेंट होती नहीं है, इसी वजह से क्या होगा कि ये क्लीव भी नो डेफिनेट प्लेन्स। ठीक है जी, यहां पर डेफिनेट प्लेन्स नहीं आएंगे, और जब डेफिनेट प्लेन्स नहीं होंगे तो जो बाद में सरफेस आएगी वो भी क्या होगी, रफ सरफेस होगी। ठीक है जी, तो ये हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ लिए हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के, शेप, एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, कुछ और पॉइंट्स है जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो है हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हमने देखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैसे टेक पार्ट करती है। तो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होती है, डेफिनेट होती है। जस्ट आपने यही बताना है कि इसके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है और इसके अंदर क्या होता है, इनडेफिनेट होती है। मतलब इसके अंदर कोई खास हीट ऑफ फ्यूजन मालूम नहीं हो पाती, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने देखा है कि चेंज होता रहता है, मतलब रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके अंदर हमें पता नहीं चलता एग्जैक्ट कि कितनी हीट जो है वो सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होगी। ठीक है जी, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है एनिसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो अमॉर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइसोट्रोपिक होती है।
एनिसोट्रोपिक का मतलब कि अगर हम डायरेक्शंस को चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। आइसो मींस सेम, ठीक है जी। तो अगर क्या रहती है, सेम रहती है डायरेक्शन चेंज करने पर भी, तो क्या होते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब जैसे यहां पर देखें तो ये ग्रेफाइट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके अंदर होता क्या है कि पैरेलल लेयर्स जो है मौजूद होती है यहां पर कार्बन की, और हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर फ्रीली लेयर्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो करंट जो है वो फ्लो कर सकेगा किसके दरमियान, लेयर्स के दरमियान जो है वो फ्लो कर सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है जी। तो मतलब करंट जो है वो पैरेलल तो फ्लो कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर फ्लो नहीं कर रहा, तो मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एक डायरेक्शन में तो है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब डायरेक्शन के चेंज होने से प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है, तो इसे हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। अब यहां पर क्या है, इररेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है अमॉर्फस के अंदर, तो इररेगुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से, पार्टिकल्स इररेगुलर ऑर्डर होने की वजह से क्या होता है कि अगर हम यहां से करें, यहां से करें, यहां से या यहां से, ऑलमोस्ट सेम ही करंट जो है उसके अंदर फ्लो करता है, तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, मतलब एनिसोट्रोपिक होगी। फिर उसके बाद हमने बताना है कि ट्रू ऑर्डर जो है, अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, लेकिन अमॉर्फस को हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं, मतलब झूठे सॉलिड्स कहते हैं। सूडो का मतलब होता है झूठे, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है फुल ऑर्डरनेस होने की वजह से, पूरी जो है ऑर्डरनेस होने की वजह से क्या होता है कि इसको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ शॉर्ट रेंजेस होती है जहां पर क्या होती है, थोड़ी बहुत ऑर्डरनेस पाई जाती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस की वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, सूडो सॉलिड्स कह देते हैं। और ये जो शॉर्ट रेंज जो है ऑर्डरनेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बताएगा कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक के लिहाज से, वो कौन कौन से हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड लाइक ग्लास, ठीक है जी। तो अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ये हमने देखना है इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो सुपर कूल्ड लिक्विड एक्चुअल में होते क्या है वो हम देख लेते हैं कि कुछ भी हमारे पास कोई भी लिक्विड वगैरह मौजूद होगा, ठीक है जी। तो लिक्विड को हमने क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्रीज। अब फ्रीज जो है वो करना है तो एक खास टेम्परेचर पर करना है, बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी, बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो किसी भी लिक्विड को जब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो फ्रीज तो हो जाएगा, मतलब सॉलिड के अंदर तो चला जाएगा, लेकिन अभी भी उसके अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब वो फ्लो कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो भी क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, मतलब उसके अंदर भी क्या होती है, थोड़ी बहुत फ्लुएंसी, मतलब वो उसके अंदर ऑर्डरनेस नहीं होती, ठीक है जी। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि ऑर्डरनेस नहीं होती, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और ये बन कैसे सकता है, ये भी इसी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी शामिल कर सकते हैं कि हाउ कैन कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमॉर्फस सॉलिड। तो वो वाला पार्ट भी यहां पर आप लिख सकते हैं। पहले आपने सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताना है कि क्या होता है, फिर उसके बाद सेकंड इसी का पार्ट आपने जो है उस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर लिख देना है, ठीक है जी। उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्या करना है, हीट करना है या मेल्ट करना है, ठीक है जी। जैसे ही मेल्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड को दोबारा हमने क्या करना है, कूल करना है, लेकिन कूल क्या करना है, फास्ट जो है वो कूलिंग करनी है। जैसे ही फास्ट कूलिंग करेंगे तो यहां पर होना क्या चाहिए, अब लिक्विड के अंदर क्या होता है कि अरेंजमेंट नहीं होती, सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जैसे ही मेल्ट किया तो ऑर्डरनेस खत्म हो गई। अब जैसे ही हम कूल कर रहे होंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हैं ताकि वो ऑर्डरनेस वापस आ जाए। लेकिन अगर हम फास्ट कूलिंग करेंगे तो फास्ट कूलिंग से होगा क्या कि वो जो ऑर्डरनेस है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है जी, ऑर्डरनेस जो है वो नहीं आ पाएगी। और ऑर्डरनेस नहीं आ पाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उसको मेल्ट किया, ऑर्डरनेस खत्म होगी, लिक्विड के अंदर चला गया। अगर हम स्लो कूलिंग करते हैं तो वापस ऑर्डरनेस जो है तरतीब आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर फास्ट कूलिंग करते हैं तो ऑर्डरनेस खत्म हो जाएगी और ऑर्डरनेस सही तरीके से नहीं आ पाएगी। कहीं कहीं थोड़ी बहुत अरेंजमेंट जो है वो दिखने को मिल जाएगी, लेकिन हर जगह पर अरेंजमेंट नहीं होगी।
तो अरेंजमेंट अगर नहीं होगी तो वो किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो अभी मैंने कहा था कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पैचेस होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, अरेंजमेंट मौजूद होती है थोड़ी थोड़ी। तो वो पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स जिसके अंदर थोड़ी बहुत अरेंजमेंट मौजूद है, ऑर्डरनेस मौजूद है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइट्स कहेंगे। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया है, डेफिनेशन के बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इसकी कुछ हमने क्या की है, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी टाइप्स के बारे में देखा है, और उसके हमने काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। फिर उसके बाद जो है हमने क्या देखा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा है। अमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स लाइक ग्लास, तो इसे हम क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमॉर्फस सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट किसे कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है हम ये जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसकी प्रॉपर्टीज को मजीद हम देखेंगे। जो 8-9 प्रॉपर्टीज आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, उन तमाम प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।